तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आइस स्प्रिंग के अवेकन होते ही कई सारे कल्टीवेटर्स एक ब्रिज को क्रॉस करने लगे, मगर इस ब्रिज को स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन वाले लोग ही क्रॉस कर सकते थे, जिसके चलते बस 7 लोग ही आइस स्प्रिंग के पास पहुंच पाए, जिसमें टियानलिन और युनफेई भी शामिल थे। हालांकि टियानलिन एक हेवन डिफायर होने की वजह से वो इस आइस स्प्रिंग की पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, क्योंकि द वे ऑफ हेवन उसे ऐसा करने से रोकने लगा। लेकिन टियानलिन हर बार की तरह इस बार भी हेवन के खिलाफ जाकर उस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि टियानलिन जबरदस्ती आइस स्प्रिंग की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा, जिसके चलते वहां पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो चुका था। उस एक्सप्लोजन में रिलीज होने वाली ऑरा इतनी ज्यादा भयानक थी कि वो पूरे इलाके में फैलने लगी। इनफैक्ट जो लोग ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पाए थे उन्हें भी इससे तकलीफ होने लगी, तो सभी लोग अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लेते हैं, मगर फिर भी आइस स्प्रिंग की पावर उन पर पूरी तरह से हावी हो गई और फिर थोड़ी देर में वहाँ का माहौल शांत हो गया। वो लोग तो ये सब देखकर हैरान थे कि टियानलिन की वजह से आइस स्प्रिंग पूरी तरह से एक्सप्लोड हो गई। वहीं पर टियानलिन भी युनफेई को इस आइस स्प्रिंग की पावर से प्रोटेक्ट कर रहा था। शांगुएंग तो ये सब देखकर ही हैरान हो गया। वो कहने लगा कि ये बंदा तो इतने खतरनाक हेवनली ट्रिबुलेशन को भी आसानी से झेल पाया, यानी कि ये बंदा बिल्कुल भी एक नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं हो सकता। वहीं पर युनफेई टियानलिन को अपने इतने करीब देखकर तुरंत ही उससे दूर हट गई। इधर एक बंदी टियानलिन पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती, देखो तुम्हारी वजह से आइस स्प्रिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, तुमने सिर्फ अपने फायदे के लिए उसे मैनिपुलेट किया और तुम्हारी वजह से हमें आइस स्प्रिंग के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर पेंगजिन को तो बस एक बहाना चाहिए था ताकि वो टियानलिन पर हमला कर पाए, इसलिए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए टियानलिन से कहने लगा कि तुमने हमसे हमारा ट्रेजर छीन लिया है, अब आइस स्प्रिंग में कल्टीवेट करने का मौका हमें नहीं मिलेगा। तुम्हारे चलते हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, इसलिए अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब यहाँ पर उस बंदे ने अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा फायरबॉल क्रिएट कर लिया था, मगर इससे पहले कि पेंगजान टियानलिन पर अटैक कर पाए वहाँ पर तेज बारिश होना शुरू हो गई। वेल उस बारिश में भीगने की वजह से इन कल्टीवेटर्स में ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर समाने लगती है। ये देखकर ही वो सभी लोग हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बारिश में ऐसी कौन सी खास बात है जो उनकी पावर को इंक्रीज कर रही। तभी टियानफिंग कहता है कि इस बारिश में आइस स्प्रिंग की पावर छुपी है। वेल पहला तो हम लोग आइस स्प्रिंग के पास जा भी नहीं पा रहे थे, मगर टियानलिन की वजह से आइस स्प्रिंग की पावर हम पर बरसने लगी, यानी कि पहला बस 7 लोगों का इस आइस स्प्रिंग की पावर की वजह से फायदा होने वाला था, लेकिन टियानलिन की वजह से अब सभी कल्टीवेटर्स इसका फायदा उठा सकते थे, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होकर कल्टीवेशन करना शुरू कर चुके। यहाँ पर टियानलिन सोच रहा था कि मैंने आइस स्प्रिंग को जबरदस्ती रिफाइन करने की वजह से ही हेवनली पनिशमेंट अपीयर हुई थी। भले ही उस वक्त हेवनली डाओ मुझे घायल नहीं कर पाया, लेकिन वो इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। आफ्टर ऑल मैंने उसके रूल को ब्रेक किया है। और अब हमें टियानलिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है। वो कह रहा था कि इस बार के आइस स्प्रिंग के विजिट से मेरा काफी बड़ा फायदा हो गया। मेरी पावर इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि मैंने स्पिरिट सी realm की 9वीं स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया। इतना ही नहीं, आइस स्प्रिंग की वजह से मेरी सोल भी काफी ज्यादा पावरफुल बन गई। मेरी डिवाइन सोल अब हेवनली ह्यूमन realm पर पहुंच चुकी है। अच्छा हुआ कि मैंने लॉस्ट सिटी के आइस स्प्रिंग का यूज किया, वरना तो इस लेवल पर पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। और उतने में वो पूरा इलाका शेक होने लगा, जो देखते साथ ही सभी कल्टीवेटर समझ जाते कि अब थोड़ी देर में ये जगह कोलैप्स हो जाएगी। तो वो लोग फटाफट से अपने फ्लाइंग सोर्ड पर सवार होकर सीधे वहाँ से रवाना हो गए। वहीं पर टियानलिन और युनफेई भी ब्रिज पर पहुंच चुके थे, मगर उतने में युनफेई देखते कि टियानलिन पर बहुत ही भयानक प्रेशर रिलीज हो रहा, वो बिल्कुल भी उस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर युनफेई ने तुरंत ही जाकर टियानलिन का हाथ थाम लिया। इसी दरमियान टियानलिन की सोर्ड उस खाई में गिर जाती है। इतना ही नहीं, वहाँ मौजूद कई सारी जीनियस भी इस इन पावर के फ्लो की वजह से घायल होने लगे। वहीं पर युनफेई टियानलिन को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश कर रही थी, साथ ही साथ टियानलिन अपने पावर्स को चेक करता है और तभी उसने महसूस किया कि उसकी स्पिरिचुअल पावर तो पूरी तरह से सील्ड हो चुकी है। और ज्यादा बात तो तब बिगड़ गई जब उसने देखा कि स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ उसकी कियोस पावर भी ब्लॉक है, यानी कि वो अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और तभी उसे ऊपर पुल करने के चक्कर में युनफेई भी उस
ब्रिज से नीचे गिर जाती है। ये दोनों तो बड़ी तेजी के साथ उस खाई की तरफ फॉल कर रहे थे, मगर उतने में यंग ड्रैगन अपने मास्टर की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और टियानलिन को गिरता हुआ देखकर तुरंत ही अपने ट्रू ड्रैगन वाले फॉर्म को समन कर चुका और फिर उसने बड़ी तेजी के साथ जाकर युनफी का हाथ थाम लिया। वहाँ स्ट्रगल करने वाले कल्टीवेटर्स ने भी ये सब देख लिया था। वो कहते हैं कि ये तो एक ट्रू ड्रैगन का डिसेंडेंट है, इस ट्रू ड्रैगन को कंट्रोल करना तो किसी के बस की बात नहीं, मगर टियानलिन ने तो इसे अपना गुलाम बना लिया और वो भी एक ऐसा गुलाम जो टियानलिन को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। पता नहीं टियानलिन ने ये सब मैनेज कैसे किया होगा। वहीं पर यंग ड्रैगन इन दोनों को उठाकर सतह पर लाने की कोशिश कर रहा था, मगर वहाँ गिरने वाली चट्टानों की वजह से ये काम और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। यहाँ पर टियानलिन समझ गया था कि ये तो बस डा ऑफ हेवन का कहर है। वो सोचने लगा कि जब तक ये डा ऑफ हेवन मुझे घायल नहीं करता इसे सुकून नहीं मिलने वाला और मेरी वजह से मैं दूसरों को तकलीफ नहीं होने दूंगा। और उतने में एक रॉक ने सीधे उसके मास्क पर पटककर उसके मास्क को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते टियानलिन का फेस युनफे के सामने रिवील हो गया। यहाँ पर वो युनफे से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो, चाहे मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हें सरवाइव करना ही पड़ेगा। यहाँ पर युनफे टियानलिन का असली फेस देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। उसे तुरंत ही अपनी बनाई हुई ड्राइंग याद आती है। वो तुरंत ही समझ गई कि टियानलिन ही वो बंदा है जो अक्सर उसके सपनों में आता था, यानी कि टियानलिन के साथ उसका एक बहुत ही पुराना रिश्ता है। और उतने में टियानलिन ने जबरदस्ती युनफे के हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया। वो वहाँ से सीधे बर्फ की खाई में गिर चुका था और युनफे चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम सीक्रेट रेल्म के पैलेस को देख पाते हैं। वेल, ये पैलेस लॉस्ट सिटी की मास्टर से बिलोंग करता है और वहीं पर हम टियानलिन को देख पाते हैं जो कि उस खाई में गिरने के बाद सीधे उसे यहाँ पर लाया गया था। यहाँ पर नियान टियानलिन को पोक करते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगी और उतने में टियानलिन अपनी आंखें खोलता है। वो तो नियान को अपने इतने करीब देखकर ही घबराते हुए उठ गया था और इसी चक्कर में इन दोनों के सिर आपस में जोरों से टकरा गए। अब यहाँ पर टियानलिन काफी ज्यादा कंफ्यूज था, इसलिए वो नियान से पूछने लगा कि बताओ तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो नियान भी अपना माथा रगड़ते हुए कहने लगी कि बड़े भाई मैं आपकी छोटी सिस्टर हूँ और मेरा नाम है नियान। जो सुनते साथ ही इनेट स्पिरिट तुरंत ही बाहर आ गई। वो टियानलिन से कहने लगी कि अब ये छोटी बच्ची कहाँ से आ गई, और सबसे हैरत की बात तो ये है कि इसने आपको बड़ा भाई बुलाया। वेल, यहाँ पर नियान इनेट स्पिरिट को देख नहीं पा रही थी, तो तुरंत ही टियानलिन के पास जाकर उससे पूछने लगी कि बड़े भाई क्या आपको भूख लगी है? अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना पेश कर सकती हूँ। जिस पर टियानलिन कहता है ना, मुझे तो भूख नहीं लगी, मुझे तुम बस इतना बताओ कि तुम मुझे बड़ा भाई क्यों बुला रही, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो नियान तुरंत ही टियानलिन को बताने लगी कि मदर ने मुझे बोला था कि आप ही मेरे बड़े भाई हो। अब ये सुनते साथ ही इनेट स्पिरिट और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो टियानलिन को बताती है कि मास्टर मुझे इस बंदी की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा, आप तो मॉर्टर रेल्म से बिलोंग करते हो और ये बंदी है सीक्रेट रेल्म से, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो टियानलिन भी नियान से कहने लगा कि शायद तुमसे कोई गलती हो गई, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी सिस्टर हो। हालांकि नियान तो उसकी बात मानने के लिए जरा भी तैयार नहीं थी। वो कहती है कि चाहे आप इस बात को मानो या ना मानो, आप ही मेरे बड़े भाई हो। और उतने में लॉस्ट सिटी की मास्टर वहाँ पर पहुँच जाती है। अपनी मदर को देखते साथ ही नियान तुरंत ही उसके गले लगकर रोने लगी। वो कह रही थी देखो ना बड़े भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहे, प्लीज अब आप ही ने बताया कि मैं इनकी सिस्टर हूँ। तो हॉल मास्टर कहती नियान तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं तुम्हारे भाई से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। जो सुनते साथ नियान वहाँ से रवाना हो गई। वहीं पर टियानलिन हॉल मास्टर को ग्रीट करते हुए अपने साथियों के बारे में पूछने लगा। उसे युनफे और यंग ड्रैगन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, जिस पर हॉल मास्टर जवाब देते हुए बताने लगी कि वो सभी लोग महफूज हैं। लॉस्ट सिटी में काफी ज्यादा क्योस मचा था, जिसके चलते मुझे मजबूर होकर उन लोगों को लॉस्ट सिटी से बाहर भेजना पड़ गया। जो सुनते साथ ही टियानलिन की जान में जान आ गई। युनफे के महफूज होने की खबर से ही उसे थोड़ी सी राहत मिल गई। और उतने में हॉल मास्टर उससे कहने लगे कि टियानलिन मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कई सारे सवाल होंगे, तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं होगा कि नियान तुम्हारी सिस्टर है, मगर ये बात पूरी तरह से सच है, भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। जिस पर टियानलिन कहता है कि मैं तो पहला कभी सीक्रेट रेल्म में आया भी नहीं था, तो फिर आप ये बात दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि नियान मेरी छोटी सिस्टर है। तो हॉल मास्टर उसे बताने लगी कि हमारी लॉस्ट सिटी का आइस स्प्रिंग पूरे ईस्टर्न वेस्टलैंड में फेमस है। इसकी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वॉरियर्स अपनी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। भले ही पूरी दुनिया इसका फायदा उठा पाए, लेकिन हमारे लिन क्लैन की होली रेस ही इसका बेनिफिट नहीं उठा सकती। जैसा कि तुम भी आइस स्प्रिंग की पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, और वैसे सेम सिचुएशन नियान की है, वो भी इस आइस स्प्रिंग की पावर का यूज नहीं कर सकती। इनफैक्ट
इनफैक्ट तुम्हारे फादर भी कभी भी इस आइस स्प्रिंग का बेनिफिट नहीं उठा पाए। यहाँ पर अपने फादर का जिक्र सुनते ही टियानलिन काफी ज्यादा हैरान था। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें टी पवेलियन का हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर यंग मास्टर मू युनफे के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पहुंच चुका था। यहाँ पर मास्टर हान कहने लगे कि युनफे अगर आपके अल्केमी सोवरेन को ज्वाइन करे तो ये उसकी खुशनसीबी होगी। इससे तो हमारे टी पवेलियन की शान और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए अफसोस हो रहा कि युनफे आपके साथ नहीं आ पाएगी। दरअसल यंग मास्टर मू युनफे को अपने साथ इसलिए ले जाना चाहता था क्योंकि युनफे के पास एक मेडिसिन हीलर बॉडी थी। हालांकि मास्टर हान ने युनफे को उनके साथ भेजने से इनकार कर दिया। जो सुनते साथ ही यंग मास्टर मू का सर्वेंट अपनी ग्यूकिन लेकर उनके सामने पहुंच जाता है। मास्टर हान को तो ये लग रहा था कि ये बंदा उन पर अटैक करेगा, मगर उसने तो अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए गाना गाना शुरू कर दिया। वेल, इस बंदे की खास बात ये थी कि ये कभी भी नॉर्मली बात नहीं करता, बल्कि ये हमेशा गाना गा के ही अपनी फीलिंग्स को जाहिर करेगा। तो तुरंत ही सिंगिंग करते हुए कहने लगा कि ईस्टर्न वेस्टलैंड में ऐसा कोई नहीं जो हमारे अल्केमी डाओ के खिलाफ जाए। आफ्टर ऑल वो यहाँ के मेडिसिन किंग हैं। उनकी तो जितनी तारीफें की जाए वो कम है। उनके पास न जाने कितने ही सारे सीक्रेट फॉर्मूलाज और एंशिएंट मेथड्स होंगी। और अगर हमारे महान राजा युनफे को अपने डिसाइपल बनाना चाहते हैं तो ये सिर्फ युनफे की खुशनसीबी होगी। इनफैक्ट आपने तो खुश होकर युनफे को हमारे साथ विदा कर देना चाहिए। और फिर ऐसे गाने गाते गाते वो बंदा मास्टर हान के पाव के पास पहुंच गया। तभी मास्टर हान कहते कि मैं तुम लोगों की बात समझता हूँ, इसमें युनफे का काफी ज्यादा फायदा होगा, लेकिन मेरी डिसाइपल युनफे ऑलरेडी किसी और को पसंद करती है तो वो तुम लोगों के साथ नहीं जाएगी। जिस पर वो डिसाइपल दोबारा से गाना गाते हुए बताने लगा कि हम जानते हैं युनफे टियानलिन को पसंद करती है, मगर वो बंदा तो लॉस्ट सिटी के एबिस में गिर के ही मारा गया। तब से उसकी कोई खबर नहीं आई। तो मेरे ख्याल से युनफे ने अपना वक्त एक मरे हुए बंदे पर जाया नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगी तो उसके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा। फिर मास्टर हान ये मत बोलना कि हमने आपको आगाह नहीं किया था। उतने में ही वो यंग मास्टर कहने लगा कि इंपीरियल कैपिटल से खुद होकर युनफे के लिए बुलावा आया, तो आप इस इंपीरियल डिक्री को मना नहीं कर सकते। अगर युनफे प्यार से मेरी बात नहीं मानेगी फिर मुझे उस पर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और ऐसी वार्निंग देने के साथ वो बंदा अपने सर्वेंट को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। यहाँ पर मास्टर हान काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो बिल्कुल भी युनफे को इन लोगों के साथ भेजना नहीं चाहते थे, मगर वो तो चाहकर भी युनफे की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ युनफे टियानलिन को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। जब से टियानलिन उस एबिस में गिरा तब से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी और इसी की वजह से युनफे काफी ज्यादा बेचैन है। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें लॉस्ट सिटी का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर नियान अपने भाई के साथ मॉर्टर रेल्म में जाना चाहती थी। वहीं पर टियानलिन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे फादर इस लॉस्ट सिटी में आ चुके हैं। इनफैक्ट उनका तो यहाँ की मास्टर के साथ रिलेशनशिप भी था। जो सुनते साथ ही इनेट स्पिरिट टियानलिन से कहने लगी कि रिलेशनशिप होना कौन सी ही बड़ी बात है। अपने फादर को जज करने से पहला आपने खुद के बारे में सोचना चाहिए। आपकी भी ऐसी कई सारी लवर्स है जो आपसे दिलो जा से प्यार करती, यानी कि आप भी कोई दूध के धुले नहीं हो। जिस पर टियानलिन कह रहा था, हाँ तुम तो बस मेरे ही पीछे पड़ी रहो। जैसे ही मौका मिला तुमने मुझे ताने मारना शुरू कर दिए। और उतने में हॉल मास्टर टियानलिन से कहने लगी कि नियान तुम्हारे साथ बाहर की दुनिया में आना चाहती है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर नियान का पूरा ध्यान रखो। तो टियानलिन उनके सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए बताने लगा कि कियान डोमेन में तो मेरे ढेर सारे दुश्मन हैं। वो लोग कभी भी मुझ पर हमला कर सकते, तो मुझे डर है कि कहीं मेरी वजह से नियान की जान खतरे में न पड़ जाए। जिस पर हॉल मास्टर कहती है कि तुम नियान की ज्यादा फिक्र मत करो, इसका भी मेरे पास एक तरीका है और मैं नियान का दिल तोड़ना नहीं चाहती। और फिर उन्होंने एक जेड पेंडेंट को समन कर लिया। वो टियानलिन को बताने लगी कि ये तुम्हारे फादर की निशानी थी। इस जेड पेंडेंट में तुम्हें ऐसी कुछ सीक्रेट टेक्निक मिलेगी जो कि स्पिरिट सी को टेम्पर कर सकती है, तो ये जेड पेंडेंट तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगा। तो टियानलिन उस पेंडेंट को एक्सेप्ट करते हुए अपनी मदर को गुड बाय बोलता है। और अब वो लोग एक स्पिरिचुअल परिंदे पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो गए। और अब काफी देर गुजरने के बाद ये लोग इंपीरियल कैपिटल में पहुंच चुके थे। इस कैपिटल को देखकर तो नियान काफी ज्यादा खुश हो गई। साथ ही साथ उसे आसमान में कई सारे लैंटर्न
पैटर्न्स नजर आने लगे। तो टियानलिन उसे बताने लगा कि शायद आज यहाँ पर दियो का त्योहार मनाया जा रहा। यहाँ पर टियानलिन अपनी सिस्टर को काफी ज्यादा प्यार दिखा रहा था और जो देखते साथ ही नेट स्पिरिट को थोड़ी सी जेलसी फील होने लगी। जिसके बाद हमें इंपीरियल कैपिटल के मार्केट का इलाका दिखाया जाता है, जहाँ पर आज काफी ज्यादा चहल पहल थी। सभी मॉर्टल्स बड़ी खुशी के साथ दियो के त्योहार को एंजॉय कर रहे थे और वहीं पर हम यूनफेई को देख पाते हैं कि मेडिसिन किंग के लोग मुझे यहाँ से ले जाने आए हैं, तो मैं बस थोड़ी देर के लिए उनका ध्यान भटकाऊंगी और तब तक मैं चाहती हूँ कि तुम क्राउचिंग ड्रैगन रेसिडेंस जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ से टियानलिन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करो। काफी दिनों से उसकी कोई खबर नहीं मिली, तो सर्वेंट तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। वहीं दूसरी तरफ टियानलिन भी नियान को लेकर मार्केट में पहुँच चुका था। यहाँ पर कैंडिड हॉर्स को देखते साथ ही नियान के मुंह में पानी आ गया। वो कहती, बड़े भाई प्लीज मुझे ये चीज दिलाओ, ये मुझे काफी ज्यादा डिलीशियस लग रही। अब यहाँ पर टियानलिन कैंडिड हॉर्स खरीद ही रहा था कि तभी यूनफेई की उस पर नजर पड़ गई। वो तो टियानलिन को अपने सामने देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो गई, जिसके बाद वो इमोशनल होकर सीधे टियानलिन की तरफ आगे बढ़ने लगी। मगर फिर यूनफेई को अचानक से ही रुकना पड़ गया, क्योंकि उसे टियानलिन के साथ एक और खूबसूरत लड़की नजर आई। अब यहाँ पर यूनफेई के दिल में कई सारे सवालों का तूफान उठा था कि आखिर ये बंदी है कौन। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।